डियर स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर 9 ऑप्टिक्स यानी ऑप्टिक्स का चैप्टर जो है रिफ्रैक्शन के सिलसिले में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास लैब तो आपने देखा होगा, 10th में प्रैक्टिकल भी किया होगा। तो यहाँ पर हम उस रिफ्रैक्शन कैसे होता है, क्या होता है, उसमें रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट होती है उसका क्या हाल होता है जब वो पास होती है ग्लास स्लैब से, ठीक है, वो जानेंगे हम। लेट अस सपोज दैट we have a glass slab P, Q, R and S, ठीक। लेट इट्स थिकनेस बी टी, यानी यहां से यहां तक उसकी थिकनेस है टी। अ रे ऑफ लाइट IR, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट एट दिस इंटरफेस एट पॉइंट ए, यहां पर लिखूंगा पॉइंट ए, ठीक है। At point A, if we draw the normal, ये normal है, this is angle of incidence. Now the ray of light traveling from air, which is rarer medium, into the denser medium, this ray will bend towards the normal and making angle of refraction R, ठीक है। Now since this is homogeneous medium, this refracted ray will travel in a straight line, ठीक है, ऐसे जाएगी straight line में। Now at this point, let us say point B, this ray will be now incident ray for the medium, जो यहाँ पर है वो एयर है फिर से, तो ये इसके लिए ये जो रिफ्रैक्टेड रे इसमें इस मीडियम के लिए वो इंसिडेंट रे इन डेंसर मीडियम। नाउ वी विल ड्रॉ द नॉर्मल हियर आल्सो, ठीक। नाउ दिस रे ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सो इट विल bend away from the normal in this direction. This is called emergent ray. Emergent ray, and making an angle E, angle of emergence. Now here angle of incidence will be, since this is equal to this parallel lines, so this will be alternate angle, this will be also angle R. Now if this slab were not there, then ray would have traveled in a straight line like this, ठीक। So because of traveling from rarer to denser medium, this glass has laterally यानी sideways displaced ray, जाना था इस साइड में लेकिन चली गई, अब थोड़ा इसको मैं ऐसे लिखूं, चली गई इस डायरेक्शन में, so we will say there will be a lateral displacement or lateral shift in the direction of the ray of light। वो कितना हुआ, that let us draw a perpendicular up to this point, let us say AB, let us say C, ये हमने perpendicular डाला, this BC is equal to D is called lateral displacement, so the ray will get laterally displaced by a distance, let us say BC equal to D, okay। Now दिस एंगल होल, ये जो सारा एंगल यहाँ से यहाँ तक है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी, और ये जो नॉर्मल, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये आई हो गया। ये जो ये एंगल है इतना, ये डिविएशन, क्योंकि रे इस साइड में जा रही थी लेकिन कहाँ गई, इस डायरेक्शन में, सो देयर इज अ शिफ्ट, सो दिस इज कॉल्ड डेल्टा, द शिफ्ट, ठीक है ना, या एंगुलर डिविएशन, ठीक है ना, इसमें आ गई डेल्टा की ये वाला एंगल। वो किसके बराबर है, ये सारा एंगल R है, उसमें से अगर ये सारा एंगल I है, इसमें से अगर R माइनस करेंगे तो ये एंगल डेल्टा जो होगा I माइनस R, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया ये शिफ्ट। अब थोड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज D, इसको मैं पूरा सॉलिड लाइन बनाता हूं,
ठीक है, लेट अस से दिस पॉइंट इज डी. नाउ in sin I by sin R, when ray enters from rarer to denser medium, can be written as n refractive index of glass, since this is made of glass, with respect to air. ठीक है, at this point angle of incidence is R and angle of refraction in rarer medium is E. So we can also write sin R, ये R क्योंकि ऐसे लिखा है तो R ऐसे लिखेंगे, sin R क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर ये है डिवाइड बाय एंगल ऑफ इमर्जेंस. ठीक है ना, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इमर्जेंस है, तो तब यहाँ क्या बनेगा, तब यहाँ चेंज होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, क्योंकि रे ऑफ लाइट अब ग्लास से आ रहे हैं. इफ वी मल्टीप्लाई these two equations, what we'll get, sin I by sin R into sin R by sin E is equal to A and G into G and A. ठीक है, so this and this will cancel out, ये R ऐसे लिखेंगे. ठीक, this will ये this and this will cancel out, ये नहीं कैंसिल होगा. ठीक है, सो ये कैंसिल होगा, सो साइन आई बाई साइन ई यहाँ बचेगा. नाउ बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये जो है ए एन जी इंटू ए जी एन ए इज इक्वल टू 1, जो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था. ठीक है, तो ये किसके बराबर बन गया, 1, और साइन आई will be equal to sin E, or which implies that angle of incidence is equal to angle of emergence. यानी ये जो एंगल है, ये angle of incidence is equal to angle of emergence. So since these are what? These are alternate angles, hence this line, this direction of the line and this will be parallel. ठीक है ना, सो इंसिडेंट रे और जो फाइनल इमर्जेंट रे वो पैरेलल होंगी, सो लेटरली डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस डी होगी. ठीक है, यहाँ तक ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ तक. नाउ लेट अस टेक दिस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल BCA, यहाँ पर ए लिखेंगे. ठीक, BCA. नाउ परपेंडिकुलर BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज AB, BC डिवाइड बाई AB, सो ये एंगल होगा साइन ऑफ डेल्टा क्योंकि इस ट्राइंगल में है. सो साइन ऑफ डेल्टा, मगर डेल्टा किसके बराबर है, I माइनस R. सो वी कैन ऑल्सो राइट BC बाई AB इज इक्वल टू साइन I माइनस R. ठीक है, और यहां से हम BC लिख सकते हैं AB इंटू साइन ऑफ I माइनस R. ठीक है, लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1. ठीक है, नाउ लेट अस टेक दिस ट्रायंगल ADB फ्रॉम ट्रायंगल ADB. देखिए ये एंगल R है, मैं थोड़ा इसको साफ कर, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है. ठीक, और ये हाइपोटेन्यूज है. सो AD इज बेस डिवाइडेड बाय AD डिवाइडेड बाय AB, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज कॉस, यहाँ एंगल R है तो R. ठीक है, और AD क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AD इज इक्वल टू AB कॉस ऑफ R. ठीक है, ये इक्वेशन 2. लेट अस डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. तो यहाँ AB और AB कैंसल होगा, यहाँ क्या बनेगा, BC बाय AD इज इक्वल टू, ये AB कैंसल होगा जब डिवाइड करेंगे, साइन I माइनस R डिवाइडेड बाय साइन I R डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ R. ठीक है, नाउ BC, व्हाट इज BC? BC इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट D. ठीक है, व्हाट इज AD?
AD इज द थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा यहाँ T साइन ऑफ I माइनस R डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ R। ठीक है, इक्वेशन लेट अस से दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे और बढ़ूंगा। ठीक है तो अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको मैं साइन ऑफ A माइनस बी इसको खोल देते हैं तो D किसके बराबर बनेगा, D विल बी इक्वल टू T साइन ऑफ A माइनस बी दैट इज साइन A दैट इज I साइन B दैट इज R, ऐसे करेंगे, माइनस कॉस सॉरी साइन A कॉस B हमारा R है, माइनस कॉस A दैट इज I साइन R। ठीक है, यहां कौन सी फार्मूला लगा है, साइन ऑफ A माइनस बी, तो ये आ गया, डिवाइड बाई क्या है, कॉस ऑफ R। अब R ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखा मैंने तो ऐसे लिखेंगे। अब ये कॉस है, इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी कॉस R से डिवाइड करेंगे तो सिंपलीफाई होके ये क्या बनेगा, T साइन I कॉस R यहाँ कट होगा, माइनस कॉस I साइन R डिवाइडेड बाय कॉस R। ठीक है, नाउ साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास, हम सिंपली n लिखेंगे इसको। ठीक है, या ANG भी लिख सकते हैं, यहाँ हमने सिंपल n लिखा। नाउ व्हाट विल डू, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस साइन R। तो साइन R जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो निकलेगा साइन I डिवाइडेड बाई n। ठीक है, अब कॉस R का भी वैल्यू लिखेंगे, कॉस R कॉस ऑफ R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर R। ये तो आपको 10th में पढ़ा है, 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन R का यहाँ वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यू यहाँ दे देंगे। सो कॉस ऑफ R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर R डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस R का वैल्यू निकलेगा ये n स्क्वायर, सो बनेगा 1 n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर R, क्योंकि ये स्क्वायर है तो रूट में से निकलेगा, इसको डिवाइड रहेगा n। तो कॉस R का भी हमने वैल्यू निकाला और साइन R का भी। तो यहाँ पर हम, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारे हाथ में क्या होता है, I, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस इंसिडेंट लाइट यहाँ पर डाल देंगे वो हमारे हाथ में है, तो इसलिए हम उसको I में कन्वर्ट करेंगे, R में नहीं रखेंगे। थिकनेस भी हमें पता होती है क्या है, ठीक है ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का भी पता होता है। ठीक, तो ये अब हम ये जो वैल्यूज हैं इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं डायग्राम मिटा देता हूँ फर्दर। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन। तो यहां पर क्या था, डी, टी के बदले टी साइन आई माइनस कॉस आई भी रखेंगे इसी तरह से, क्योंकि आई नोन होता है। ठीक, साइन आर के बदले में क्या लिखेंगे, साइन आई डिवाइडेड बाय एन, तो एन यहां आएगा। अब यहां क्या है, कॉस आर के बदले में क्या लिखेंगे, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, ओ सॉरी यहां ये आई है, ठीक है, यहां पर आई साइन स्क्वायर आई, ठीक है। यहां मैंने आर लिखा था, ये आई है क्योंकि आर होता है साइन आई बाई एन, ठीक है। तो साइन स्क्वायर आई
यहाँ डिवाइड बाय n है, तो वो हमने इसको cos r को वैल्यू दे दिया ये, ठीक है। तो ये n और n विल कैंसल, यहाँ इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, d इज इक्वल टू लेटर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू साइन i माइनस कॉस i साइन i डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर i। ये आ गया। साइन है अब कॉमन निकाल सकते हैं, दैट इज 1 माइनस कॉस ऑफ i ये आ गई रिलेशन फॉर लेटर डिस्प्लेसमेंट, इसके बराबर होता है। नाउ वी विल फाइंड द स्पेशल केसेस, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं ये वाला साइड रब करूंगा, ठीक है। ओके, नाउ d is directly proportional to displacement, directly proportional to thickness. d is also directly proportional to sin i, ठीक है। ऑल्सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर अब बताऊँ, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, पहले यहाँ तक करेंगे। नाउ इफ द स्लैब हैज मोर थिकनेस देन लेटरल डिस्प्लेसमेंट विल बी मोर, यानी ज़्यादा लाइट डिस्प्लेस होगी। अगर साइन आई, अगर आई इज लार्ज यानी ज़्यादा लार्ज, यानी 90 की तरफ बढ़ रही, मैक्सिमम वैल्यू साइन का होता है 90 पे, साइन 91, तो अगर आई लार्ज होगा साइन आई भी लार्ज होगा, डी भी ज़्यादा होगा। सो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगी। अब इस पॉइंट पे आए, अगर n बड़ा होगा, ठीक है ना, n मीन्स जो ग्लास का जो मटेरियल है उसका रिफ्लेक्टिवनेस ज़्यादा होगा, तो जो n स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको ये डिवाइड करेगा, तो ये जो टर्म है छोटी बन जाएगी। जब छोटी बन जाएगी तो 1 में से हमें कम क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। दैट मीन्स अगर n ज़्यादा होगा ये जो है d बढ़ेगा। यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं हो जाएगा, याद रखो, क्योंकि अगर n ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका मतलब है इसके डिनोमिनेटर में बड़ी टर्म है तो ये टर्म छोटी बन जाएगी, तो 1 को हमें कम माइनस करना पड़ेगा। अगर ये छोटा होगा तो ये टर्म बड़ी बन जाएगी, तो i में से 1 में से ज़्यादा निकालना पड़ेगा, तो ये छोटा हो जाएगा। सो इफ़ n इज़ लार्ज, अगर n बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट भी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। नाउ इफ़ i इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 90, साइन 91, तो ये 1 बनेगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, कॉस 90, ये 0, तो ये टर्म 0 बन जाएगी, तो बचेगा क्या, d विल बी इक्वल टू t, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, जितनी उसकी थिकनेस होती है ग्लास स्लैब की। ये पॉइंट्स याद रखने होते हैं, ठीक। मिनिमम क्या होगी, इफ i इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बनेगा, साइन i दैट इज 0, ये सारा बनेगा 0, यानी d विल बी इक्वल टू 0, यानी कोई लेटर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। i इज इक्वल टू 0 मतलब हो गया दैट इज नॉर्मल इंसिडेंस, यानी अगर एंगल ऑफ i और नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में हो, दैट इज i इज इक्वल टू 0, ऐसे नॉर्मल इंसिडेंस, सो लाइट सीधे चली जाएगी, जो इससे पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट। there are very interesting phenomena related to refraction और here atmospheric refraction। पहला होता है apparent sunrise and sunset, apparent sunrise and sunset। वो क्या होता है, let us suppose this is earth, ये अर्थ है। नाउ अर्थ के इर्द गिर्द क्या होता है, एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, नाउ एटमॉस्फेयर के बाहर जो होता है, ये एटमॉस्फेयर बाहर कोई एयर नहीं होता है, अगर होता है तो वो
मतलब बहुत ही थिन लेयर होता है, समझो कोई एयर वेयर नहीं है। तो एयर का वैक्यूम का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ठीक है ना। और एयर का होता है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम 1.00029, ठीक है। समझो एक आदमी यहां पर खड़ा है, थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखाया है इस पे। तो ये हॉराइजन है, यानी सीधी लाइन में जो आप देखते हो, जैसे आप ज़मीन पे हो, जो सीधी लाइन आंखों के सीध में जो आप देखते हो जहाँ सन होता है, तो उस डायरेक्शन में उसको हॉराइजन कहते हैं। नाउ लेट अस सपोज दैट सन यहाँ पर है, अभी हॉराइजन पे नहीं आया है, ये सन है, उसमें से रे ऑफ लाइट ऐसे आ गई। चूंकि ये रेयरर मीडियम है, बिकॉज इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 0.2। सो व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना। तो जब ये डेंसर मीडियम को रेयरर से डेंसर पे आती है रे ऑफ लाइट, जो सन से आ गई, तो वो बैंड होके ऐसे इसके पास चली जाती है, ठीक है, बैंड होके ऑब्जर्वर के आई पे चली जाती है। यहाँ थोड़ा एक्सैजरेशन दिखाई क्योंकि वो बैंड बहुत जगह जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हर एक लेयर की डेंसिटी सेम नहीं होती है, तो हमने शॉर्ट में दिखाया कि वो इसके यहाँ पर पहुंची। लेकिन अभी सन हॉराइजन पे नहीं आया। ये क्या है आपका हॉराइजन। तो जब ऑब्जर्वर की आई पे लाइट आएगी तो वो तो ऐसे नहीं देखेगी, उसको कहाँ लगेगा, उसको लगेगा कि सन इस जगह पर है, यानी उसकी अपैरेंट पोजीशन है। ये क्या है, एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन। सो देयर इज अ शिफ्ट, इतना शिफ्ट हुआ है डेल्टा। दिस शिफ्ट, बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट द सन appears to be here। ये शिफ्ट सन जो राइज, हमें लगता है कि राइज, हालांकि राइज नहीं हुआ अबव हॉरिजॉन, नहीं लगता है कि ये राइज हुआ है, यानी सन एक्चुअली राइज होने से पहले हमें दिखता है कि हॉरिजॉन पे सन है। ये तो डेली का है फिनोमेना। तो ये कितना, इसका जो शिफ्ट डेल्टा है ये हाफ डिग्री पे है, हाफ डिग्री, इतना ये जो शिफ्ट है। यही सनराइज के टाइम भी और यही सनसेट के टाइम भी, टोटल कितना आएगा, 1 डिग्री का शिफ्ट, ठीक है ना। तो लेट अस से कि कितना टाइम दिन का इलोंगेट हो रहा है, बड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि पहले ही लगता है ना सन चढ़ा गया तो हमें लाइट दिखेगी आ रही है, ठीक है। तो दिन बड़ा बनता है, टोटल कितनी होगी, सुबह आधा डिग्री और सनसेट के टाइम आधा डिग्री, टोटल कितना शिफ्ट होगा डेल्टा, दैट इज 1 डिग्री। अब कैलकुलेट करेंगे टाइम taken for 360 degree shift is equal to 24 hours। लगते हैं ना, पूरा जब पूरा 360 डिग्री हो जाएगा तो कितना टाइम, कितना हो गया, 24 आवर्स, ठीक है ना। पूरा दिन रात कितने में बनता है, 24 आवर्स, ठीक है ना। तो 360 हो गया, क्योंकि पूरा सर्कल घूमने से 360 बनता है। सो टाइम टेकन फॉर 1 डिग्री शिफ्ट, क्योंकि टोटल हमें शिफ्ट कितना होता है, 1 डिग्री शिफ्ट, वो कितना हो जाएगा, 24 आवर्स बाई 360 डिग्री, ठीक है। अब 24 आवर्स को आप मिनट्स में चेंज करो, 24 इंटू 60 मिनट्स डिवाइड बाई 360 डिग्री। तो ये कट 6 1 जा 6 6 जा 6 1 जा 6 4 जा, दैट इज 4 मिनट्स। सो टोटल शिफ्ट कितना आता है, डेल्टा जो टोटल होता है वो 4 मिनट्स। तो दिन हमें बड़ा कितना लगता है, 4 मिनट, ठीक है, ओके। सो दिस वाज सन का ये अपैरेंट सनराइज एंड सनसेट, ओके। एक और एटमॉस्फेरिक फिनोमेना, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के साथ एक और फिनोमेना जुड़ा है, फ्लैटनेड अपीयरेंस ऑफ सन और मून
एट राइजिंग सन एट राइजिंग एंड सेटिंग, यानी जब सन या मून राइज होती है या सेट होती है, उसकी जो अपर डिस्क होती है वो हमें फ्लैटन थोड़ा ऐसे लगते हैं, जैसे जैसे ये हॉराइजन है, बिकॉज सनराइज और सनसेट के पास टाइम या मून राइज और मून सेटिंग के टाइम जो सन होता है या मून होती है वो हॉराइजन के पास होती है। ठीक, ये उसका एक डायमीटर, ये दूसरा डायमीटर। अब जब यहाँ से लाइट आती है, देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ठीक, तो यहाँ से जब लाइट आती है, ठीक है, ये और यहाँ से लाइट आती है, देखिए इसको यहाँ पर डेंसर मीडियम में चलना पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि अपर लेयर जो होती है वो कम डेंसर होती है। ठीक, उसकी वजह से इसमें बेंडिंग कम आ जाती है, तो बेंडिंग कम आने की वजह से इसका पाथ लंबा होता है और इसका पाथ छोटा होता है। उस वजह से इसका लंबा और इसका छोटा, दैट मीन्स ये इसे फ्लैट हमें दिखाई देता है। इस साइड में कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर पूरी जो लाइट होती है वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पर पहुँचती है। मैं यहाँ पर भी सिखाऊंगा कैसे। देखिए, अगर आपके पास अभी मैंने दिखाया ग्लास स्लैब है, ये इंसिडेंट लाइट है, ठीक, सो रियर टू डेंसर मीडियम अगर लाइट जाएगी तो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अगर ये मीडियम कुछ डेंस था पहले, अब ज्यादा, अब मैंने थोड़ा इसे कम डेंस बनाया, तो अब फिर भी बेंड होगी। ठीक, पहले समझो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 था, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 बन गया इस का। ठीक, तो यहां क्या होगा, ये कम बेंड होगी। ये मैं ऐसे बनाता हूं, तो ये कम बेंड होगी, एक सेकंड, ये कम बेंड होगी। ठीक है, तो अब देखिए इसका पाथ कम हो गया, इसका पाथ ज्यादा है। ठीक है ना, तो उस वजह से जो पाथ डिफरेंस आती है अपर और लोअर पार्ट में, तो इस वजह से ये फ्लैटनेड एट सनराइज एंड सनसेट दिखता है। ओके, एक और फिनोमेना इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जुड़ा है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। आपने देखा होगा स्टार्स जो होते हैं, जब देखते हो आप आसमान में रात को, तो वो ट्विंकल करते हैं, आपको ऐसे 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 लगता है, ट्विंकल करते हैं। क्यों करते हैं? सपोज ये हमारा अर्थ है यहाँ पर, ठीक, ये ऑब्जर्वर यहाँ पर, यहाँ समझो स्टार है, तो पहले तो वैक्यूम होता है, फिर जब एटमॉस्फेयर में चला जाता है इसकी लाइट, ठीक है, पहले स्ट्रेट लाइन में आएगी। अब जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर होती है एटमॉस्फेयर की, यहाँ पतली, फिर मोटी, फिर उससे मोटी, ठीक, यहाँ तक। ठीक है, तो जब ये इसमें से पास चली जाती है, ठीक, तो ये रिफ्रैक्ट होके, मिसाल रिफ्रैक्ट होके ऑब्जर्वर के पास रिफ्रैक्ट, देखो ये यहाँ से जा रही, फिर थोड़ा बैंड होके जाएगी, फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ थोड़ा बैंड होके समझो ऑब्जर्वर के पास आ गई। ठीक, अब ऑब्जर्वर के पास जब ये लाइट आ गई, ठीक, तो वो इसको देखेगा कि ये जो स्टार है समझो यहाँ पर है, एक तो हो गया ये। लेकिन ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं, बिकॉज ऑफ टर्बुलेंस, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में टर्बुलेंस आती है, उस वजह से ये लेयर्स शिफ्ट हो जाती हैं, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। तो जब चेंज होता है, इट्स ऑब्वियस दैट जो लाइट है वो एक ही डायरेक्शन में उसको नहीं दिखाई देगी, कभी कम कभी ज़्यादा, क्योंकि वो लाइट रे शिफ्ट होती रहेगी। उस वजह से कभी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा ऑब्जर्वर के पास पहुंचती है, कभी कम पहुंचती है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो उसकी वजह से स्टार्स हमको ट्विंकल करते दिखाई देते हैं। ठीक है ना। एक और बात है, अब प्लैनेट की बात है। प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं होते, मतलब जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल नहीं होते हैं, हालांकि वो भी तो, उनकी लाइट भी तो आती है उसी एटमॉस्फेयर से। ये इस वजह से है, जो प्लैनेट्स होती उनकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो हमारी आंखों पे पहुंचती है वेरी लार्ज, क्योंकि वो क्लोज होते हैं हमारे जमीन के। ठीक, तो इस वजह जो इंटेंसिटी उनकी लाइट वो ज़्यादा लार्ज हमारे पास पहुंचती है, तो उनमें जो एटमॉस्फेयर लेयर्स में जो अगर टर्बुलेंस आई, उनकी इंटेंसिटी की वेरिएशन बहुत कम होती है, इस वजह से वो हमें ट्विंकल करते नहीं दिखाई देते। सो प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल while stars seem to be twinkling. Okay,
So this was today's lecture. Okay, thank you.